कि जीएस के नोट्स में हम लोग कैसे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करें। सारे एस्पिरेंट्स के पास में जो सबसे बड़ी दुखती हुई रग होती है ना, कि वो होता है दोस्तों करंट अफेयर्स। इश्यूज सेंट्रिक डेटा आपको जरूर यूज करना है। कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसकी एनालिसिस करें, तभी उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो हैं वह जस्टिफाई हो पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर क्या करंट अफेयर में सारी चीजें लिखनी है? नहीं लिखनी। कलिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। आज दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार हम करंट अफेयर्स समसामयिक विषयों को जोड़ सकते हैं, उनका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं अपनी नोट मेकिंग। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने गुरुवर से फाउंडेशन के अंदर जीएस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज़ का कोई भी पेपर हो, कोई सब्जेक्ट्स हो, कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक, उसे करंट अफेयर से कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, अबव ऑल उसे लिखा कैसे जाए, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति तो जब तक उत्तर के रूप में नहीं होगी उसका मूल्यांकन आयोग के द्वारा नहीं होने वाला है। जो भी आप बिखरे हुए ज्ञान के मोती आज अर्जित कर रहे हैं, उन ज्ञान के मोतियों की प्रासंगिकता, प्रायोगिकता जब तक आप उसे उत्तर लेखन के रूप में नहीं उतार पा रहे हैं, नहीं सिद्ध होने वाली है। तो आज हम क्या चेष्टा करेंगे, आज की तारीख में हम बात करेंगे कि जीएस के नोट्स में हम लोग कैसे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करें, यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में कैसे करंट अफेयर्स को हम लोग प्रयोग में ले पाएं, और अबव ऑल आंसर राइटिंग में कैसे हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को यूज कर पाए। आइए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़े की चैलेंजेस क्या है जो हमारे एस्पिरेंट्स है ना दोस्तों, सारे एस्पिरेंट्स के पास में जो सबसे बड़ी दुखती हुई रग होती है ना, कि वो होता है दोस्तों करंट अफेयर्स। के सर ये एक ऐसी चीज़ है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 रेदर आपका ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, रेदर आपका ऐसे के सब्जेक्ट्स में भी इसकी एक मूल या विस्तृत प्रासंगिकता देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आप अखबार पढ़ रहे हैं, जैसे द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, जनसत्ता पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर किसी और मैगजीन का आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई आपको करना पड़ता है। यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से यहाँ प्रासंगिक विषय हैं करंट अफेयर्स के, और उन बिंदुओं को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को पृथक करना आना चाहिए। तो इन विषयों के पृथक्करण के बाद में, कि जैसे सबसे पहले आपको पता चला कि एक जो अखबार आप पढ़ रहे हैं, इस अखबार में से कौन सा करंट अफेयर्स यहाँ पे प्री के लिए पॉइंटर्स हैं और कौन सा मेंस के लिए एडिटोरियल, एक्सप्लेन टेक्स्ट और कंटेक्स्ट है। तो यहाँ आपको अंडरस्टैंड करना होगा, यहाँ आपको समझना होगा कि जो करंट अफेयर्स का पैटर्न क्या रहा है, किस प्रकार से करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए। यहाँ पे जब हम मुख्य परीक्षा के बारे में विस्तृत बात कर रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें जानकारी में लेना जरूर। एक तो होता है न्यूज़ और एक होता है इश्यू। यानी जनरली जो समाचार होते हैं ना दोस्तों, वह बात करते हैं आपके पास में कोई इंसिडेंट पे, एयरप्लेन क्रैश हो गया, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, है ना, स्पाइडर वेब अटैक कर दिया यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, अमेरिका ने कुछ टैरिफ्स लगा दिए, भारत ने रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया, अंडमान के आसपास में ऑयल की रिकवरी होती है। तो ये एक इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट का, इस घटना का जैसे ही सुर्खियों के अंदर यहाँ पे प्रकाशन होता है, अब उसके पीछे का इश्यू आपको समझना होता है। तो आपका लक्ष्य ये नहीं है कि उन सुर्खियों को पढ़े, उन मसालेदार खबरों को पढ़े, है ना, जहाँ से आपको एक इंटरेस्ट होगा, अच्छा देश में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, उसके पीछे के मुद्दे को समझना, कैसे वह इश्यू आपके जीएस पेपर से कनेक्टेड है, उसको सिंथेसाइज करना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही आप उस मुद्दे को समझेंगे, जैसे ऑयल की डिस्कवरी हुई तो संसाधनों से जोड़ दीजिए, रेयर अर्थ मेटल की बात होती है तो आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मिनरल, क्रिटिकल मिनरल से और हमारी मिनरल सिक्योरिटी से उसको जोड़ के देखिए। मतलब आप ज्यों ज्यों करंट अफेयर कवर करेंगे त्यों त्यों आपको कनेक्ट करना होगा उसे स्टैटिक के साथ में। अगर आप उसको स्टैटिक के साथ में कवर नहीं करेंगे तो मानिए मेरी बात, 12 नहीं आप 20 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, उसका रिजल्ट शून्य आएगा। यानी सिलेबस के अंदर जो भी विषय है, हर विषय के साथ में आपको करंट अफेयर अपडेट करना होगा। पॉलिटी में अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो उसे रीसेंट जजमेंट से, रीसेंट जो भी केस लॉज है उससे कनेक्ट करना होगा आपको। इस उपरांत यहाँ पे बात आती है कि आपको करंट अफेयर पढ़ते वक्त, क्योंकि विषय की अधिकता है, सामग्री की अधिकता है, तो करंट अफेयर मटेरियल कई संस्थान है, एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, एन नंबर ऑफ मैगजीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और
जब भी अधिकता होती है ना संसाधनों की तो हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इस डेल्यूज से, इस कंफ्यूजन से बचना है दोस्तों आप लोगों को। आपको सिर्फ क्वालिटी मटेरियल देखना है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो वाकई में हजारों इश्यूज में से कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है, जो मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुझे मदद करता है पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में। वो खाली इंसिडेंट की बात नहीं, वह न्यूज़ जो है इश्यू के बारे में भी हो, उसको कवर करके जीएस स्टैटिक से कनेक्ट करता है। तो ऐसे मटेरियल को कैसे हम लोग जो जीरो आउट कर सकते हैं अभी समझाता हूं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में एक और पार्ट होता है कि आपको कनेक्शंस बिठाना होगा। आज यहाँ पे इंटर रिवर लिंकिंग की बात होती है, तो आपको ये बताना होगा कि इंटर रिवर लिंकिंग का बैकवर्ड और फॉरवर्ड एनालिसिस क्या है। बैकवर्ड एनालिसिस रिवर इकोसिस्टम की बात करेंगे, बैकवर्ड एनालिसिस इंडिया के अंदर जो रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे कोई भी न्यूज़, कोई इश्यू, कोई करंट अफेयर पढ़ते वक्त आपको उसकी एनालिसिस जरूरी है। आप एक कनेक्शन जरूर इस्टेब्लिश करें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ में, ताकि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है ना दोस्तों आपके पास में, वह वाइब्रेंट, डिलाइटफुल, एडिशनल जो है आपके मार्क्स लेके आए आपकी मुख्य परीक्षा में। और आपको सबसे बड़ी चीज एक एक्टिव और एंगेजिंग अप्रोच रखनी होगी। कई बार हम करंट अफेयर्स को जो है ज्यों का त्यों लिख देते हैं, स्टैटिक पॉइंटर्स के रूप में कि भाई मेरे को 10 पॉइंट पता है, मैंने उसमें से 5 पॉइंट जो उस वक्त याद आए मैंने लिख डाले, टक 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 टक। अब एग्जामिनर सोचे कि उसको कैसे उसको रीड करना है, हाउ ही वांट टू रीड, हाउ शी वांट टू रीड, हाउ शी वांट टू इवेल्युएट, व्हाट इन्फ्रेंस ही वांट्स टू गेट फ्रॉम इट, उससे वो क्या मतलब निकालना चाह रही है या चाह रहा है, ठीक है ना। सो आपको बहुत ही एक्टिव, स्पेसिफिक एंड टू द डिटेल्ड करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना होगा। आप ऐसे ही उसे बिंदुवत नहीं छोड़ सकते हैं। प्रॉपर कंटेक्स्ट के साथ में करंट अफेयर्स जो है उन्हें हमें इंटीग्रेशन देने की आवश्यकता है अपने मुख्य सिलेबस के साथ में। इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं प्रतिज्ञा दिवस ऑफर के बारे में। यह ऑफर दोस्तों अभी 20 तारीख तक अवेलेबल है। PD 1000 कोड यूज़ करते हुए आप 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ अवेल कर पाएंगे। यहाँ हमारे फाउंडेशन कोर्सेज जो CTR बेस्ड मॉडल पे यानी क्लासरूम टेस्ट और रिवीजन के साथ में उपलब्ध है, वह अगले वर्ष 2026 व 2027 के लक्ष्य के लिए प्रहार और संकल्प, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है, अप टू 85% ऑफ यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स अवेल किए जा रहे हैं। और उस पर भी आपको 1000 रुपीज़ अलग सर के दिशा निर्देश अनुसार के नहीं, बच्चों ने डिमांड किया है तो डिमांड कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस ऑफर को एक्सटेंड भी किया गया है और डिस्काउंट को भी बढ़ाया जा चुका है इस डिस्काउंट कूपन के द्वारा। तदुपरांत वैकल्पिक विषय बैचेस की बात की जाती है। हिंदी माध्यम की, अगर इंग्लिश माध्यम की हम लोग यहाँ पे बात करें तो कई सारे ऑप्शनल्स वैकल्पिक विषय जो किंग मेकर हो सकते हैं, जो आपको मेरिट में डाल सकते हैं, ये विषय आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा यहाँ पे अध्यापन करवाए जाएंगे और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है आपका और बेहतर होगा और लक्ष्य उन्मुख होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट पे जो लिंक दे रखा है वहां पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी उत्तर राइटिंग है सृजन। सृजन जो है दोस्तों वह मुख्य परीक्षा की उत्तर लेखन के लिए, याद रखना जो विद्यार्थियों ने इस बार 25 मई 2025 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह मुफ्त है। यस, दिस इज फ्री, राइट। और इस चीज को याद ये रखना है कि जब आप सृजन के मुख्य परीक्षा के इस आंसर राइटिंग बैच में आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक लीगेसी है हमारे पास में कि 2024 में गत वर्ष भी मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के, मूल्यांकन के, मेंटरिंग के इस प्रमुख बैच सृजन बैच के अंतर्गत 192 बच्चों का मुख्य परीक्षा में अंतिम चयन हुआ है। अतएव आपसे भी यहाँ पे एक दरख्वास्त रहेगी कि आप वाकई चाहते हैं कि मेरे ज्ञान की प्रायोगिकता हो, मेरे इस बिखरे हुए ज्ञान को जो है कोई एक कोहेरेंस दे सके, जहाँ पे मैं उत्तर लेखन जो है बहुत अच्छे से डिलाइटफुल मैनर में कर पाऊँ, मेरी कमियाँ जो है उसे दूर कर पाऊँ, मेरी मेहनत उसे और निखार पाऊँ, तो वेलकम टू सृजन विल मेक श्योर कि आपकी मेहनत जो है वह बुलंदी तक पहुँचे, इट कल्मिनेट्स इनटू सक्सेस। यही नहीं, अगर आप 2026 के लिए प्री और मेंस के लिए भी, जैसे मेंस के उत्तर लेखन हो और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट जैसे MCQ प्रैक्टिस हो, इनके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आप बैच को एनरोल कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए काउंसलिंग नंबर है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी हमने पिन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं वापस टॉपिक पे, करंट अफेयर्स को मुख्य परीक्षा के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करें। देखिए, आपको थीम तो बनानी होगी। जब भी आप करंट अफेयर्स की समसामयिकी की बात करेंगे ना, आपको
हमेशा पेपर वाइज सोचना होगा। और पेपर में भी कई विषय, जैसे कि जीएस पेपर 1 में आपका कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी बात करेंगे। जीएस पेपर 2 में हम पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर की बात करेंगे। तो ये थीम है, इस थीम को आपको डिटेक्ट करना होगा और फिर उस थीम पे जैसे जैसे आपके पास में सपोज हर महीने में कल्चर पे 7-8 न्यूज आ रही है, ज्योग्राफी पे 10-15 न्यूज आ रही है, तो उसे अपने जीएस में इंटीग्रेट करता होगा, है ना। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, जीएस पेपर 4 में एथिक्स वाली जो केस स्टडीज है। मतलब आपको करंट अफेयर हमेशा कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर हमेशा पेपर वाइज वे सब्जेक्ट वाइज बनाने। कैसे बनाने हैं, पेपर वाइज और सब्जेक्ट वाइज बनाने। कि ये जीएस पेपर 1 में है, जीएस पेपर 1 के ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, कल्चर का है, या फिर आपके पास में ज्योग्राफी का है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे इश्यूज सेंट्रिक डेटा आपको जरूर यूज करना है। हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर के अंतर्गत चीजें जो है इतना जनरल लेके आते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप करंट अफेयर में जाएंगे ना, तो आपको बैकग्राउंड की यानी स्टैटिक की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था, इसकी परिभाषा क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। तो डेफिनेशंस हो, आपकी कंसेप्ट्स हो, ये बहुत ही क्लियर हो, स्टैटिक आपका बहुत ही क्लियर हो। इस उपरांत कोई भी इश्यू का आप पृष्ठभूमि जो है उससे जुड़ाव करने के बाद में, जैसे हम लोग इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट की बात करें, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की बात करें, रशिया क्रीमिया कन्फ्लिक्ट की बात करें, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट की बात करें, है ना, इंडियन ओशन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस है उनकी बात करें, तो आपको उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ना होगा। और सॉल्यूशंस पर पहुंचने से पहले, कंक्लूजन्स तक पहुंचने से पहले आपको उनकी सकारात्मक व नकारात्मक यानी प्रोज व कॉन्स दोनों को ही एनालाइज करके देना बेहद आवश्यक है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आपके पास में है, एनवायरमेंटल कोई इश्यू है, अभी हाल में कोई रिपोर्ट आई, कोई इंडेक्स आई है आपकी, है ना, उन सारी चीज़ों को आपको एक्टिवली कोट करना जरूरी। कोई कमीशन है, कोई आयोग है, उसकी सिफारिशें हैं, ठीक है ना, कोई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कोई मॉडल टाउन है, कोई यहाँ पे ऐसा मॉडल है जहाँ पे जैसे आपके बाल मजदूरी की इरेडिकेशन पे काम हो रहा है ना, महिलाओं के लिए कार्य हो रहा है, शिक्षा के लिए हो रहा है, चिकित्सा के लिए हो रहा है ना, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन के लिए हो रहा है। तो उस केस स्टडीज़ को उठाओ और उस केस स्टडीज़ को विद स्टैटिक बैकग्राउंड लिंकेजेस, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही बिंदुओं को कवर करते हुए फिर निष्कर्ष सॉल्यूशन पे पहुंचना है। अब याद रखना कि आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके उत्तर को हमेशा एनालिटिकल फ्रेमवर्क देंगे, यानी जो विश्लेषण किया जाता है। जैसे आपके पास में बादल फटने की घटना एक भौगोलिक घटना है ना, एक तरीके से ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल डिजास्टर के रूप में इसको देखा जाता है, पर आपको यहाँ पे उसके प्रोज एंड कॉन्स भी पता होने चाहिए कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसकी एनालिसिस करें, तभी उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं वह जस्टिफाई हो पाएंगे। यहाँ पे नोट्स जो है दे विल कम वेरी हैंडी टू ऑल ऑफ यू। अगर आप अपने नोट्स के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो नोट्स है ना, कई बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर क्या करंट अफेयर में सारी चीज़ें लिखनी है? नहीं लिखनी होती। करंट अफेयर्स के अंतर्गत सारी चीज़ों में से आप मुख्य मुख्य चीज़ें लिखिए, जिसको मैं कहता हूँ माइंड मैप्स कह देता हूँ, या फिर मिनी नोट्स कह देता हूँ, है ना, या हम लोग जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर फर्रे, है ना। आप ऐसे टॉपिक्स को सिंथेसाइज करके उसको इतना समराइज कीजिए, चाहे आप उसे अपने आईपैड पे, अपने फ़ोन पे कर रहे हैं, चाहे अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं, या फिर आप अपनी पुस्तक में लिख के कर रहे हैं। सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है पता है? लिखा हुआ, हैंड रिटन, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। डिजिटल हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सर मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं अपने नोट्स, अब क्या है मेरे 1-2 अटेम्प्ट हो गए, 1-2 बार प्री और मेंस और इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, अब खाली चीज़ें मेरे को ब्रशअप करने की जरूरत है। मुझे पता है रशिया यूक्रेन क्या है, अभी नया क्या हुआ पिछले 6-8 महीने में वही पता है, तो चलो ठीक है, वो अपडेट्स को मैंने डिजिटली भी कवर कर दिया, कोई मैगजीन उठा ली, कोई स्क्रीनशॉट्स ले लिए, कोई माइंड मैप्स ले लिए, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे कलर कोडिंग का एक विशेष महत्व। देखिए जब भी आप उत्तर लिखते हैं, अगर आप खाली ब्लैक ही यूज़ कर रहे हैं, रेड ही यूज़ कर रहे हैं, ब्लू पेन ही यूज़ कर रहे हैं, हमेशा हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट्स। इसके लिए कलर कोडिंग, माइंड मैप्स का, फ्लो चार्ट्स का, स्टिकी टैग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना आप आकर्षक नोट्स बनाएंगे, जितना आप मेहनत करके नोट्स बनाएंगे, उतना ही इफेक्टिव रिवीजन और रिकॉल होगा। हमारा ब्रेन कलर्स को और इमेजेस को और क्रिएटिविटी को लेकर के बेहद ही ज़्यादा जो है रोचकता, उत्सुकता, रुचि दर्शाता है। मतलब आपको अगर नोट्स के प्रति और अच्छा बेहतर रिकॉल पावर चाहिए तो आप अपने नोट्स को आकर्षक बनाइए, क्रिएटिव बनाइए। फिर बात करते हैं उत्तर लेखन। देखिए जब भी उत्तर लेखन आएगा आपके पास में, तो
हो सकता है करंट अफेयर यहाँ पे रिसेंट फैक्ट्स देने में, इंट्रोडक्शन में, या जिसको मैं कह सकता हूँ शुरुआती पहला पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको मदद करेगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इंडस रिवर ट्रीटी की बात करेंगे, सिंधु नदी जल समझौता की बात करेंगे, तो फैक्ट्स देने में वो मदद करेगा। वाई इंडस रिवर, कौन सी नदियाँ किधर जा रही हैं, कब ये ट्रीटी हुई है, क्या भारत यूज़ कर सकता है, क्या पाकिस्तान के अधिकार है, इत्यादि। अब उसका जब हम लोग मुख्य अंश उत्तर का, जैसे उसका बॉडी है जिसमें उस प्रश्न के रिलेटेड जो थ्योरी आएगी, उसमें जो करंट का डेटा आएगा, जो फ्रेमवर्क आएगा, तो उसमें भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और तो और करंट अफेयर्स में कई इंट्रोडक्शन, कई जैसे एडिटोरियल कॉलम, एक्सप्लेन, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट हम पढ़ते हैं अखबारों में, तो वहाँ बताया जाता है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सुधार हो सकते हैं, हमारी विदेश नीति में ये सजेशन से ये सुधार हो सकते हैं, हमें हमारी ऊर्जा के लिए ये करना चाहिए, हमें हमारे व्यापार वाणिज्य के लिए ये करना चाहिए। मतलब करंट अफेयर आपको पॉलिसी सजेशंस भी दे सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप जीएस फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, है ना, तो यह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में 10%, यहाँ थ्योरी के अंदर आपको 10% और कंक्लूजन में 10% काम आएगी। बाकी का 70% क्या काम आएगा आपके पास में? 70% इज योर करंट अफेयर्स। पिछले मुख्य परीक्षा के 1.5 साल पहले का, लगभग 15-20 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स जो है वह इंट्रोडक्शन के फैक्ट से लेकर के मुख्य उत्तर के लेखन के जो डेटा है उससे लेकर के जो पॉलिसी सजेशंस, वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन है, वहां तक मदद करेगा। मतलब आप हर टॉपिक के तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते, पर अगर हम वेल रेड पर्सन हैं, अगर हमने अलग अलग आयामों से हर चीज़ को कनेक्ट कर रखा है और करंट अफेयर्स के बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरो रखा है, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू राइट। इसलिए कहा जाता है अगर कोई स्टूडेंट, है ना, 365 दिन यानी एक वर्ष भी अगर एडिटोरियल एनालिसिस अच्छे से सुन लेता है तो वह अपने सिलेबस का 70% हिस्सा कर जाता है, क्योंकि ये 70% हिस्सा वही है जो आंसर्स में, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में, फैक्ट्स में, डेटा में, पॉलिसी सजेशंस में, रिकमेंडेशन में, सुझाव में, क्रिटिकल एनालिसिस के अंतर्गत आप लोगों को हैंडी रहेगा वो डेटा। मतलब आप ही बताइए, क्या आप एसडीजी पे एक्सपर्ट बन जाएंगे रातों रात? नहीं ना। आप ग्रेजुएट है, हो सकता है आप पीजी है, हो सकता है आपने और कोई पीएचडी भी कर रखा है, बट आप हर चीज़ के बारे में तो जानकारी नहीं रख सकते। अतएव हमें इस करंट अफेयर्स की प्रासंगिकता को समझना बेहद ही आवश्यक है कि सर हमारे मुख्य परीक्षा के टेम्पलेट से लेकर के, चाहे हम लोग यहाँ पे बात करें आंसर राइटिंग, चाहे नोट्स मेकिंग, हर एक में यह मददगार सिद्ध होगा। अब ये करंट अफेयर्स आपके रिवीजन रूटीन को भी बेहतर करेगा। जैसे सपोज आप डेली अखबार पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे मेरा, अगर आप डीसीए पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर, जो कि सुबह 9 बजे इसी चैनल पे आ रहा है, अपने नोट्स को जरूर अपडेट करें। आप अपने नोट्स को अपडेट नहीं रखेंगे, जैसे G20 की 2023 की मीटिंग, 2024 की, अभी 2025 की मीटिंग होने वाली है कनाडा में, तो यू नीड टू नो कि क्या है G20 और G20 में पिछले 2 सालों में क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं। भारत के पास था G20 की अध्यक्षता, तब क्या हुआ है, अब कनाडा के पास में है, तब क्या हो रहा है, अगली साल अध्यक्षता कौन करने वाला है, किस प्रकार यहाँ पे जो है पॉलिसी ट्रेजेक्टरी बढ़ रही है। आप जरूर माइंड मैप्स को रिवाइज कीजिए। मैं मेरी क्लास में जो सुबह 9 बजे होती है डेली करंट अफेयर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लेके आता हूँ। इनको हम लोगों को माइंड मैप्स के रूप में जरूर ध्यान रखना। अगर आप माइंड मैप्स के रूप में उसका ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर रिकॉल कर पाएंगे। और याद रखना, मंथली कंपाइलेशंस भी जरूर करें और साथ साथ में प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दें। जो ज्ञान है उसकी प्रासंगिकता तभी है वो जब कसौटी पे खरा उतरे, है ना। गन तो खरीद ली, चलाना आता ही नहीं, निशाना लगाना आता ही नहीं, तो क्या मतलब। तो आप जो ये डेली मेहनत कर रहे हो, साप्ताहिक मेहनत कर रहे हो, मंथली मेहनत कर रहे हो, इसको मॉक टेस्ट के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से खुद की प्रासंगिकता रखें कि हाँ भाई मैं इसको बेहतर तरीके से प्रयोग में भी ला पा रहा हूँ। अब इसके लिए एक सोर्स स्ट्रैटेजी भी आपको पता होनी चाहिए कि मेरे लिए सोर्स क्या होगा। देखिए, सबसे बेहतर सोर्स तो ओरिजिनल सोर्स होता है अखबार। कोई भी विद्यार्थी शुरुआत से डे 1 से अखबार को अच्छे से नहीं समझ पाता है। जैसे कोई विद्यार्थी 12वीं में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में तैयारी कर रहा है, या फिर जो विद्यार्थी पीजी के बाद में, या फिर जो विद्यार्थी पीसीएस के उपरांत कर रहा है, 16 पेज का अखबार, 12 पेज का अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट, आपको हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगेगा। आपको लगेगा इस न्यूज़ से ये 2 लाइन निकाल दो, उस न्यूज़ से वो 2 पैराग्राफ निकाल लो। मतलब शुरुआत में अगर आप अखबार पढ़ते हैं थोड़ा सा परेशानी में हो जाएगा, क्योंकि आपको फोकस, आपको कनेक्शन, आपको न्यूज़ और इश्यू में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, आप अपने सीमित और भरोसेमंद सोर्सेज बनाए रखें। यानी आप
जैसे कोई भी एक मेंटोर को पकड़ लीजिए, है ना, जो भी माध्यम में जिनकी लेखन शैली, जिनकी वाचन शैली, जिनकी अभिव्यक्ति जो है वो आपको और बेहतर लगे, नहीं सर मेरे को इनका समझाया हुआ खोपड़ी में ठीक बैठ जाता है। डेली करंट अफेयर्स कई सारे चैनल हमारे PW ओनली IAS पे ही 2-3 चैनल्स हैं। हिंदी माध्यम के लिए अगर आप आ रहे हैं तो हिंदी माध्यम के लिए ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, यह भी आपको अवेलेबल है। तो आप विद्यार्थियों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है, साथ साथ में PIB और PRS जैसी वेबसाइट से इनको जरूर प्रयोग में लें, और आप मंथली कंपाइलेशंस जरूर रखें। देखिए मंथली कंपाइलेशंस वो आपको अपडेट करने में मदद करेगा, क्योंकि आप हर बार तो 365 दिन का अखबार रद्दी साथ में लेके नहीं चलेंगे। इसीलिए एक ढंग का सोर्स जिसको समझाने में एक अध्यापक आपको DCA से मदद करे, सरकारी ऑथेंटिक सोर्स, ताकि आपको गवर्नमेंट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की ट्रेजेक्ट्री पता चले, सरकार क्या सोच रही है, सरकार जनता तक क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है, और साथ में उसका कंपाइलेशन जरूर आप अपने पास में रखें। भरोसेमंद सोर्सेज रहें, एट द सेम टाइम लिमिटेड रहें। आप कम पढ़े पर आप उसका रिवीजन बेहतर करें। मैं नहीं कहता कि आप 20 के 20 आर्टिकल डेली करें, मैं कह रहा हूं दिन के 4-5 आर्टिकल करो। 5 आर्टिकल 365 दिन 1500 आर्टिकल होते हैं। 1500 आर्टिकल अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, आपके मुख्य परीक्षा में उठा के देखिएगा, उन 1500 आर्टिकल्स के ऊपर ही न्यूज आने वाली है। ये याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है करंट अफेयर्स के लिए, अगर आपकी महत्वता समझनी है तो आप उसको गत वर्ष के प्रश्न पत्रों से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्रॉस लिंक करो। आप PYQ से इंटरलिंक कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, जैसे कोई पॉलिटी का प्रश्न है ना, कोई नीति निर्माण है, कोई कानून है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो कि इन रिसेंट इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है, जो कि जोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म की परिधि में भी आता है। सो यहाँ पे कई विषय ऐसे हो सकते हैं जो कि एक विषय ही नहीं अपितु कई बहुआयाम, मल्टी डायमेंशंस, है ना, बहु विषयगत अप्रोच जो है आपको लेके चलना होगा। और जब आप इस प्रकार की अप्रोच रखेंगे ना, तो आपका उत्तर जो है बहुआयामी होगा। उससे पता चलेगा कि इस बच्चे को राइट, डिलाइटफुल और फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, किस प्रकार एक विषय जो है अन्य विषयों से इंटरलिंक हो सकता है पॉलिसी के, इम्पैक्ट के और सॉल्यूशंस के ग्राउंड्स के ऊपर। यहाँ पे करंट अफेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है। आज कर लिया, कल कर लिया, थोड़ा सा भी यहाँ पे उसके मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य में समस्या आई, वो उसको ड्रॉप कर देता है। तो अपना साप्ताहिक प्लान बना के रखें कि भाई मेरे को डेली माइंड मैप बनाने हैं 5 एडिटोरियल के, मेरे को वीकली जो है ये 5 संडे को छोड़ दो, 5-6-30 माइंड मैप्स होंगे मेरे पास में। वीकली मेरे को 30 माइंड मैप रिवाइज करने हैं तो करने ही है। डेली मेरे को 4 माइंड मैप, 5 माइंड मैप लिखने हैं तो लिखने ही है। अब इससे क्या होगा, आपका कंसिस्टेंसी, आपका कोहेरेंस बनेगा। और यहाँ पे डेली एक शॉर्ट इंट्रो या रिफ्लेक्शन लिखने की कोशिश करें कि आज आपने जो करंट अफेयर सीखा है ना, मैं इससे क्या लाइन लिख लूं। अगर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कोई डेटा आ चुका है, अगर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का कोई डेटा आ चुका है, तो उस डेटा से मैं कैसे एक पैराग्राफ या एक लाइन या एक आर्ग्यूमेंट लिख सकता हूं, एक ऐसा तथ्य लिख सकता हूं जो उत्तर में मेरे आर्ग्यूमेंट को, मेरे उत्तर को यहां पे सपोर्ट करे, सब्सटेंशिएट करे। तो आपका जो पढ़ रहे हैं उसे एक्शन में लेके आना, ज्ञान की प्रायोजकता रखना, साप्ताहिक उसका रिवीजन रखना, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि जो सतत है वही तो सफल है। अंततः आपको कहना चाहूंगा कि आप हमेशा सिंपल और क्रिएटिव स्ट्रक्चर्ड नोट्स रखेंगे। आप कभी भी आगे अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, कलिष्ठ शब्दों के प्रयोग से बचें। जितना सहज शब्द, जितना सिंपल और जितना विषय के प्रासंगिकता से, सब्जेक्ट की रेलेवेंट की वोकैबुलरी शब्दकोश आप यूज करेंगे, उतना ही आपका उत्तर अच्छा दिखेगा। पढ़ने में उसको जितना आप कम समस्या देंगे ना एग्जामिनर को, वो उतना ही का आपको बेहतर मार्क्स देगा। आपके उत्तर को रचनात्मक और स्ट्रक्चर जरूर रखें। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ गया तो लिख लिया, है ना, तो वहां पे कुछ भी मन में आ जाए ऐसा नहीं लिखना है। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर मैं ये डेटा दे रहा हूं, उसकी ये रेलेवेंस, उसका कंटेक्स्ट ये है, इसका इंपैक्ट ये है। और तो और एक विजुअल फ्रेमवर्क हो करंट डेटा के साथ में। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर माइंड मैप बना पाए, एक फ्लो चार्ट बना पाए, आप अगर कोई डायग्राम दे पाए, आप अगर कोई पाई चार्ट दे पाए, है ना, आप बार चार्ट दे पाए, तो सर कहना ही क्या। आप अपने उत्तर को जितने अन्य आयामों से, करंट अफेयर से सुसज्जित कर सकते हैं, शायद स्टैटिक से भी नहीं कर सकते। मानिए मेरी बात, आपकी UPSC की तैयारी 70% करंट अफेयर्स, अखबार और उसके स्टैटिक से कनेक्शन की तैयारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पड़ा हुआ पानी जैसे खराब होता है, करंट अफेयर भी खराब होता है। आप आज से 6 महीने पहले
किस प्रकार ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था और आज से 6 महीने बाद में कैसे काम कर रहा है, उसकी दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है, क्या नीतिगत परिवर्तन हो रहे हैं और भारत को वो कैसे प्रभावित करेगा। आपको उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना होगा, उसे अपडेट करना होगा, उसके ऊपर निगाह बनाए रखनी होगी चील की कि हाँ ये महत्वपूर्ण विषय है, ये जियोपॉलिटिकल विषय है, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, राष्ट्रीय हित के विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं। चलिए आइए इन पे ध्यान रखते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है ना 24 घंटे, 7 दिन सप्ताह के, 30 दिन महीने के, साल के 365 दिन, है ना, ठीक वैसे ही आपका करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब तक आप अभ्यर्थी जीवन में हैं लगातार इसको समय देना होगा, इसे अपडेट करना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास के लिंक मिल जाएंगे और ये QR कोड हैं और क्लास की PDF कंटेंट माइंड मैप आपको रेगुलर यही मिलेगी, जगदीश जहांगीर सर PW पे। आपके कोई भी और डाउट हो, रीच आउट टू मी, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी प्रोफेशनली पर्सनली इन आंसरिंग योर क्वेरीज। थैंक यू। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ में भी अन्य मंचों पे साझा करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।